नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम भगवान के डाकिए पाठ को पढ़ने के पश्चात उसका प्रश्नाभ्यास कर रहे हैं और प्रश्नाभ्यास में भी हमने कुछ प्रश्न कर लिए हैं। आइए हम आगे की ओर उन्मुख हों और बाकी बचे प्रश्नों को भी हल करें। तो देखिए, 5वें प्रश्न पे आइए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करना है। कविता में ये लाइन हमने पढ़ी है और इसका मतलब हमें बताना है, इसका आशय हमें स्पष्ट करना है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। बेटा, हमने पढ़ा कि जो पक्षी हैं और बादल हैं वो भगवान के डाकिए हैं। पक्षी क्या करते हैं? अपने पंखों के द्वारा एक देश की जो सुगंध है उसको दूसरे देश तक ले जाते हैं, क्योंकि वे मानव निर्मित सीमाओं को नहीं मानते, उनके लिए कोई सीमा है ही नहीं। यही कारण है कि वे सर्वत्र विचरण करते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपने यहाँ की जो सुगंध है वो दूसरे देश को भेजती है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। 6वां प्रश्न देखिए। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? बिल्कुल सटीक सा उत्तर है और हमें कविता के मूल भाव पे जाना होगा कि प्रेम और सद्भावना का, मानवता का, विश्व बंधुत्व का जो एक बहुत महान संदेश कविता में दिया गया है वो ही इसका उत्तर होगा। तो देखिए, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। 7वां प्रश्न देखिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादलों की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए हमें 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। हम सभी जानते हैं और आप सब प्रयोग में भी लेते हैं, व्हाट्सएप यूज़ लेते हैं ना, और ईमेल भी है, आपके तार है, फैक्स है, बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा आज हम अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें उस अपनेपन के भाव से पूरित नहीं होती। वो एक अपनेपन की महक इनमें नहीं होती जो हम पक्षी और बादलों की चिट्ठियों, प्रकृति के साथ एक समरसता का संबंध बनाकर देखते हैं। तो उसका उत्तर देखिए। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाना का ही एक सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती है। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देती है। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। अब देखिए 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। इस विषय पे हमें 10 वाक्य लिखने हैं। हमने पूर्व पाठ में ही डाकिये की भूमिका को बहुत अच्छे से जान लिया है कि डाकिया दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कोई भी संदेश वाहन का साधन नहीं है, वहाँ तो उसकी भूमिका देवदूत जैसी है। तो देखिए, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाया है।
या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो इस प्रकार आप भी प्रश्न अभ्यास पूर्ण करें। धन्यवाद।